तो अगर हम ये देखें कि सप्लाई ऑफ गुड्स के चेंजेस का रिस्पॉन्स कैसे होता है, तो मॉनेटरिस्ट्स जिनके लीडर फ्रीडमैन थे, उन्होंने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को डिस्टिंग्विश किया है, जिसमें लॉन्ग रन में जो एग्रीगेट सप्लाई होती है गुड्स की, उनके हिसाब से वो डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए रियल फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स कितनी है, कैपिटल स्टॉक कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज कैसी हैं, एनर्जी रिसोर्सेज कैसे हैं, टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है। तो अगर हम फिगर देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन है LAS, ये दिखा रही है लॉन्ग रन सप्लाई को, यानी कि रियल GDP। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है M = KPY, ये यूज किया गया है मॉनेटरिस्ट के द्वारा ये एक्सप्लेन करने के लिए कि प्राइस लेवल कैसे बदलती है, और उन्होंने इसमें एज्यूम किया है कि रियल नेशनल इनकम यानी ये Y कांस्टेंट रहती है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन LAS लॉन्ग रन सप्लाई कर्व YF रियल GDP कांस्टेंट है, यानी यहां पर GDP या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बताया गया है। इसके अलावा ये भी एज्यूम करते हैं कि K क्या है, K वो हिस्सा है इनकम का जो लोग अपने पास मनी के फॉर्म में रखना चाहते हैं। प्लीज आप लोग फिशर का वीडियो जरूर देख लीजिए, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का। अगर वो सीरीज आपने नहीं देखी है तो देखिए, नहीं तो ये सारी चीजें ऊपर से निकल जाएंगी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत डीप इकोनॉमिक्स है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो K क्या है, ये वो प्रोपोर्शन है इनकम का जो लोग अपने पास कैश फॉर्म में रखना चाहते हैं। ये भी कांस्टेंट ही होता है, लोग ज्यादा नहीं रखना चाहते, एक पर्टिकुलर लेवल के ही रखना चाहते हैं, और ये हमेशा इनकम वेलोसिटी से यानी वेलोसिटी ऑफ मनी से उल्टा होता है, यानी उसका रेसिप्रोकल होता है। बनी बात है, अगर आप कैश होल्ड कर रहे हो तो वेलोसिटी उसकी मनी की कम हो जाएगी, और वेलोसिटी अगर मनी की ज्यादा है तो इसका मतलब है आप होल्ड ही नहीं कर रहे हो कैश। तो ये वो पॉइंट है, यानी K और Y ये दोनों ही लगभग कांस्टेंट हैं। तो जब K और Y स्टेबल हैं, यानी कि वो GDP जब फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, यानी कि Y = रियल नेशनल इनकम और K = प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं तो क्या होगा, M अगर सप्लाई है मनी की, अगर इसको हमने चेंज किया तो किस में चेंज आएगा, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है P में चेंज आएगा। तो अगर कुछ एजम्पशन ले लिए जाएं इन वेरिएबल्स के बिहेवियर के, जैसे K और Y के लिए कि ये दोनों कांस्टेंट हैं, ऐसा कुछ अजम्पशन ले लिया जाए, तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, ये बन जाएगा आपका थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर का इक्वेशन। ये इक्वेशन अब आपको बता रहा है इकोनॉमिक बिहेवियर की थ्योरी, यानी बिजनेस साइकिल की थ्योरी। तो अगर हम इस फिगर में देखें, ये लाइन LAS, ये क्या है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, ये वर्टिकली स्ट्रेट लाइन है GDP लेवल YF पे। अब अगर मनी सप्लाई को बढ़ाया गया तो क्या होगा, ये डिमांड की जो कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये बढ़ के AD1 हो जाएगी, और जैसे ही ऐसा होता है प्राइस P0 से P1 हो जाएगी, प्राइस भी बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई का और प्राइस का ऐसा रिलेशन हो जाएगा। लेकिन YF फिक्स है। अब मॉनेटरिस्ट एक्सप्लेन करते हैं बिजनेस साइकिल को मनी सप्लाई के हिसाब से एक तरफ, और दूसरी तरफ शॉर्ट रन का कर्व बनाते हैं वो लोग, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग। ये बता रहा है कि दोनों चीजें, प्राइस और नेशनल इनकम, ये दोनों ऊपर की तरफ जाएंगी क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ा दिया गया है। तो शॉर्ट रन की एग्रीगेट सप्लाई का स्लोप अपवर्ड की तरफ जाएगा, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, मनी वेज क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, और रियल वेज क्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, लेकिन ये पहले मैं बता चुका हूं कई बार। मनी वेज स्टिकी होती हैं टेम्परेरीली, मतलब चेंज नहीं होती शॉर्ट रन में। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो मनी वेज तो चेंज नहीं होती, लेकिन रियल वेज गिर जाती है, क्योंकि प्राइस बढ़ी है, इन्फ्लेशन आया है, तो उसकी रियल वेज अब कम हो गई, और जब रियल वेज कम हो गई है तो ज्यादा लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, यानी कि फिर उससे ज्यादा आउटपुट निकल आता है या रियल इनकम निकल आती है। लेकिन जब मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जाता है, स्लो डाउन होता है, तो क्या होता है, ये सब चीजें उल्टी हो जाती हैं, डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है और प्राइस भी गिर जाती है, तो आउटपुट भी गिर जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मॉनेटरिस्ट थ्योरी बिजनेस साइकिल में कैसे काम करती है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के अपवर्ड स्लोपिंग कर्व के साथ, या ऐसा कहें कि मनी सप्लाई में चेंजेस के साथ, या ऐसा कहें कि मनी सप्लाई के ग्रोथ के साथ। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं रिसेशन का, डाउनवर्ड स्लोपिंग का।
यानी कि जब हमारा बिजनेस साइकिल नीचे आता है। तो मॉनेटरिस्ट ये कहते हैं कि जब सेंट्रल बैंक पैसा देता है सोसाइटी में तो वो फ्लो बहुत तेज होता है, और जब ये फ्लो सेंट्रल बैंक स्लो कर देता है तो इसके स्लो डाउन के साथ ही क्या होता है कि मनी स्टॉक में रुकावट आ जाती है और एग्रीगेट डिमांड धीरे से डिक्रीज होने लगती है और वेज रेट कम हो रहा है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। तो इसके बाद प्राइस लेवल और नेशनल आउटपुट दोनों नीचे आने लगता है और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है। जैसे कि अगर हम फिगर में देखें, ये AD0 पे आ गया है, एग्रीगेट डिमांड AD1 से, मतलब वापस आ गया है रिसेशन में। क्यों? क्योंकि अब पैसा सप्लाई नहीं हो रहा है। जब मनी सप्लाई नहीं है तो एग्रीगेट डिमांड की दिक्कत हो गई। अब जब एग्रीगेट डिमांड नीचे आ गया तो प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट दोनों, ये देखिए, ये पहले P1 पे YF था, उसके बाद नीचे आके P0 पे Y1 हो गया, दोनों नीचे आ गए। इस पॉइंट E से हम कहां पर आ गए? B पे आ गए, और ये वो कंडीशन है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। लेकिन एक बात और है कि जो मॉनेटरिस्ट है ये मानते हैं कि वेज रेट जो स्टिकी है यानी स्टेबल है वो केवल टेम्परेरीली है। जब एग्रीगेट डिमांड गिरती है स्लो डाउन की वजह से, मनी सप्लाई में जब रुकावट आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और इस वजह से मनी वेज रेट भी धीरे धीरे गिरने लगेगी, बल्कि बहुत तेजी से भी गिर सकती है। और जैसे ही मनी वेज गिरती है तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ये भी कहां से कहां आ जाएगा? ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है, इस तरफ सी की तरफ आ जाता है, और यहां सी पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लेता है, क्योंकि जाना तो उसको कहां पर है? उसी जीडीपी की तरफ, YF की तरफ, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है। तो कैसे होगा ये? क्योंकि अब तो आउटपुट भी कम, प्राइस भी कम, तो कैसे उस तरफ जाएं? तो वो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व नीचे आ जाएगा, यानी मनी सप्लाई भी नीचे आ जाएगी उस इक्विलिब्रियम को पाने के लिए, और हम अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ सकते हैं फिर, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया जा सकता है। इस तरीके से मॉनेटरिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि मनी के सप्लाई में अगर फॉल आता है तो इकोनॉमी कैसे रिसेशन की तरफ जाती है और कैसे उसको एडजस्ट किया जाता है वेज रेट और प्राइस लेवल के हिसाब से, एक नया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके, जो कि एक लोअर वेज रेट या कम प्राइस पर भी मेंटेन किया जा सकता है। इस तरीके से अब हम देखते हैं एक्सपेंशन फेज। तो एक्सपेंशन फेज में जो बिजनेस साइकिल एक्सप्लेन की है मॉनेटरिस्ट ने, वो पॉजिटिव मॉनेटरी शॉक से एक्सप्लेन की है। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो बाहर से शॉक लगते हैं मनी सप्लाई के, यानी कि अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए, मनी सप्लाई के ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया जाए, जैसा कि इस फिगर में हम देखें, ये है डिमांड के कर्व और ये है सप्लाई, ये वाली सप्लाई और ये है सप्लाई कर्व पहले वाली, और इससे बढ़ गई आगे, J से K की तरफ चली गई। इनिशियली पहले कहां था इक्विलिब्रियम? E पॉइंट पे, जहां पर एग्रीगेट डिमांड कम हो गई थी, जहां वो लॉन्ग रन को काट रही थी, यहां पे E पे। और जैसे ही स्पीड अप हुई मनी सप्लाई ऊपर की तरफ, तो एग्रीगेट डिमांड भी शिफ्ट हो गई A2 की तरफ और आउटपुट YF से Y2 पे आ गया और प्राइस भी बढ़ गई P1 की तरफ। और उसी वेज रेट पे जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो SAS0 को कहां पे काट रही है? J पॉइंट पर नया इक्विलिब्रियम बना रही है। Y2 GDP है जो कि YF से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट गिर गई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है J, ये टेम्परेरी ही है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज होगी इसी जीडीपी लेवल पे Y2 पे, तो वेज रेट भी बढ़ने लगेगा और इस वजह से ये जो सप्लाई कर्व है इसको शिफ्ट होना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ। और तब तक ये शिफ्ट होगा जब तक हम पूर्ति ना कर दें। हम उस जीडीपी की पूर्ति कर रहे थे YF की, फुल एम्प्लॉयमेंट की, अब वो Y2 पे आ गया तो हमको दिक्कत होने लगी, क्योंकि इतना लेबर हम कहां से लाए, वेज रेट भी बढ़ने लगा, तो फिर हम इस तरफ आएंगे, यानी कि ये SAS0 से SAS1 की तरफ, और तभी तक आएंगे जब तक हमारे को इक्विलिब्रियम पॉइंट ना मिल जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम ना आ जाएं इस K की तरफ। हाँ, यहां पर नई प्राइस लेवल P2 आ जाएगी। तो लॉन्ग रन की जब हम बात करें तो मॉनेटरिस्ट कहते थे कि इकोनॉमी ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाती है, यहां से गाड़ी गई E की तरफ से J पे और फिर K पे आ गई, ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव हो गया।
बिना किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के हस्तक्षेप के। ये वो बोल रहे थे कि हम अगर फ्री रखें इकोनॉमी को तो। यहां तक कि प्रोफेसर पार्किन जो ओंटारियो यूनिवर्सिटी के हैं, वो ये कहते थे कि मॉनेटरिस्ट बिजनेस साइकिल एक रॉकिंग हॉर्स की तरह है। उसको बाहर से कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए स्टार्ट होने के लिए, लेकिन एक बार वो स्टार्ट हो गया तो वो फिर से रॉक करता है पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी। तो ये मैटर नहीं करता कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है। शुरुआत में आप मनी सप्लाई को चाहे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ग्रोथ फैक्टर की तरफ, रेसेशन में है अभी आप, या फिर आप बूम पीरियड में हैं और वहां से आप नीचे की तरफ आना चाहते हैं, यानी कि जो मनी सप्लाई हो रही है उसको सेंट्रल बैंक रोक रहे हैं, जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे हर चीज रेसेशन की तरफ जा रही है। तो कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो जब मनी सप्लाई स्लो डाउन कर दी तो रेसेशन आ गया और उसके बाद फिर एक्सपेंशन आ गया अपने आप। और मनी सप्लाई की अगर ग्रोथ ज्यादा कर दी आपने तो वो बूम पीरियड आ गया और फिर अपने आप फॉलो किया रेसेशन ने ऑटोमेटिकली। ये प्रोफेसर पार्किन ने कहा था। अब हम समझते हैं लैग्स की क्या इंपॉर्टेंट है। लैग्स मतलब टाइम गैप। एक्चुअली क्या है कि जब मनी की सप्लाई होती है वहां से लेकर रियल इकोनॉमी पे असर करने तक बहुत लंबा समय लगता है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और उसके बाद फिर रियल इकोनॉमी में असर होता है और इसमें एक लंबा समय लग जाता है। और ये भी अनसर्टेन है कि मनी सप्लाई का असर किस चीज पर कितना होगा, एग्रीगेट डिमांड किस चीज की कितनी बढ़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अनसर्टेन फैक्टर है। होता क्या है कि जब मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं तो बॉन्ड्स और शेयर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो इंटरेस्ट रेट्स और वेल्थ बढ़ जाती हैं, और उसके बाद लोग इन्वेस्ट करते हैं किसमें, कैपिटल गुड्स में और कंज्यूमर गुड्स सर्विसेज में। और जब ऐसा होता है तो प्राइस लेवल फिर बढ़ जाती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट होने लगा है, और जब प्राइस लेवल बढ़ती है तो रियल इकोनॉमी बूम कर जाती है। यानी कि यहां से होते हुए ये टाइम लैग बहुत लंबा लगता है। तो इस टाइम लैग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इस थ्योरी में। क्यों है ऐसा? आपने देखा होगा बिजनेस साइकिल ऊपर नीचे होती है, तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा तो साइकिल कैसे बनेगी? अगर तुरंत इंस्टेंट हो जाए तो फिर बूम पीरियड रेसेशन की तरफ 1 सेकंड में आ जाएगा और रेसेशन भी तुरंत एक्सपेंशन में बदल जाएगा अगर टाइम ना लगे तो। ये टाइम ही तो है जो यहां पर हमने लगाया और धीरे 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 करके फिर यहां पे उसका असर हुआ, तब कहीं वो जाकर यहां तक पहुंची, और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जब स्लो डाउन हुआ मनी सप्लाई का तो वो फिर धीरे धीरे यहां तक आए। तो ये इंपॉर्टेंस है इस टाइम लैग की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रिटिसिज्म पर आते हैं। और पहला क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, कीजियंस खास तौर पर, ये मानते थे कि मनी सप्लाई में जो बदलाव आते हैं उसका ज्यादा स्टेबल असर नहीं होता इकोनॉमी में। लेकिन मॉनेटरिस्ट ये मानते थे कि स्टेबल असर होता है और मनी सप्लाई अकेले का ही असर होता है, वही रिस्पॉन्सिबल है कि बिजनेस साइकिल में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उनके। तो ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कीन्स ने बताया है कि मनी सप्लाई तो चेंज होगी, ओके, लेकिन ये जो चेंज होती है इससे क्या होता है? इससे इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी चेंज आते हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिनल एफिशिएंसी कैपिटल की चेंज होती है। अगर आप लोगों ने कीन्स की बिजनेस साइकिल थ्योरी नहीं देखी है तो एक बार प्लीज देख लीजिए, उसमें उन्होंने बताया है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के बारे में। तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिमांड में चेंजेस आते हैं और उसके बाद एग्रीगेट डिमांड में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से साइक्लिक फ्लक्चुएशंस में बदलाव आते हैं। तो केवल मनी सप्लाई से नहीं, इन्वेस्टमेंट भी इसमें आना चाहिए, ये कहना था कीन्स का। दूसरी चीज ये है कि रेसेशन के टाइम पे सेंट्रल बैंक अपना कदम आगे बढ़ाती है, यानी कि मनी सप्लाई को बढ़ाती है, लेकिन इसका शायद ही अफेक्ट हो बिजनेस साइकिल को ऊपर उठाने में। क्यों? देखो, जैसे 2007-8 में रिसेशन आया था, 1930s के बाद सबसे बड़ा डिप्रेशन था ये। तो बड़े बड़े बैंकों ने, सेंट्रल बैंक और फेडरल बैंक मेनली, वर्ल्ड का जो बैंक्स हैं बड़े बड़े, उन लोगों ने बहुत सारा पैसा पंप किया इकोनॉमी में, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया। लोगों ने खर्च नहीं किया, लोगों ने पैसा बल्कि अपनी जेब में रख लिया, होल्ड कर लिया। क्यों? अरे क्या पता आगे क्या हो, अनसर्टेन फ्यूचर था, तो उनने खर्च ही नहीं किया। इस वजह से ऊपर रिवाइवल नहीं हुई इकोनॉमी। इंडिया में तो इसका इतना असर नहीं हुआ जितना अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में बहुत ज्यादा पैसा इसमें फ्लो किया गया था। फिर एक और बात है कि मॉनेटरिस्ट ये मानते हैं कि इकोनॉमी
अपने आप स्टेबल हो जाएगी, उसको अपने आप पर छोड़ दिया जाए ऑटोमेटिकली, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट को कुछ अलग से कोई पॉलिसी नहीं लानी चाहिए। मनी सप्लाई अलग चीज है, मैं पॉलिसीज की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसा फिर से आप बैक में जाइए, 2007-8 का जो रिसेशन था उसमें तो कोई ऑटोमेटिक करेक्शन नहीं हुआ। तो पास्ट एक्सपीरियंस से हमको ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट के रोल और सेंट्रल बैंक के रोल भी फाइट करने में मदद करते हैं। दैट्स इट।